नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे प्रियंका के नए आशियाने की। जी हाँ, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लोधी स्टेट स्थित अपने आवास को खाली करने का आदेश दे दिया है। 1 महीने का मार्जिन दिया है और कहा कि आप 1 अगस्त तक इस मकान को जरूर खाली कर दें। दरअसल अब से कुछ महीने पहले जो सिक्योरिटी की जांच हुई थी, उनको पहले एसपीजी की सिक्योरिटी मिली हुई थी और एसपीजी की सिक्योरिटी के तहत प्रधानमंत्री और उनके घर के लोगों को सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन कुछ समय पहले एसपीजी का रिव्यू किया गया और उसमें तय पाया गया कि अब से यानी कि आइंदा सिर्फ प्रधानमंत्री ही उस एसपीजी के कवर के तहत रहेंगे, बाकी कोई भी उसमें नहीं रहेगा। अब चूंकि एसपीजी नहीं रही तो ये जो अभी तक मकान मिला था उनको, वो एसपीजी सिक्योरिटी की वजह से मिला हुआ था। अब एसपीजी नहीं है तो फिर मकान किस बात का। इसीलिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि आप अपना ये मकान खाली कर दीजिए। उसको लेकर के अब प्रियंका गांधी उखड़ गई। उन्होंने कहा कि ये तो चूंकि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं सरकार से और इसीलिए वो हमसे बदला निकाल रही है। और लेकिन उन्होंने ये के साथ साथ में ये भी जोड़ा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हम तो पहले ही तय करके बैठे थे कि लखनऊ शिफ्ट करेंगे और लखनऊ से ही भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करेंगे, तो हुआ भी वही। और अब बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का नया आशियाना होगा कौल निवास। शीला कौल जहां पर पहले रहती थी वो उनका आशियाना होगा लखनऊ में। और बड़ी बात यह है कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो लखनऊ से दिल्ली की दूरी बहुत है, 500 किलोमीटर की दूरी है, उनको बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। वो यहीं रह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 2-2 हाथ करेंगी। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपने हमको वहां से हटाया, ये तो हमारे लिए अच्छी बात हो गई और हम अब यहीं रह करके लड़ाई करेंगे। तो क्या इसके मायने क्या है, क्यों ये किया गया, इसके पीछे की राजनीति क्या है। और अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद बारी वाड्रा की है। वाड्रा के ऊपर तमाम केस चल रहे हैं जमीन को लेकर के और अब ये कहा जा रहा है कि अब इसकी अगली कड़ी के रूप में वाड्रा को देखा जा रहा है। क्या है ये राजनीतिक तूफान, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, फिर चर्चा करेंगे इस पर। प्रियंका के बंगले पर सियासत तेज। कांग्रेस ने बताया बदले की राजनीति। सरकार के खिलाफ विपक्ष का हमला। प्रियंका का बंगला बना सियासी अखाड़ा। दिल्ली से बेदखल प्रियंका यूपी में डालेंगी डेरा। प्रियंका गांधी का लखनऊ में नया ठिकाना। गोखले मार्ग स्थित कॉल हाउस में रहेंगी प्रियंका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नया ठिकाना यूपी के सियासी राजधानी लखनऊ में होगा। गोखले मार्ग स्थित कॉल हाउस में प्रियंका गांधी रहेंगी। दरअसल कोरोना वायरस के संकट काल और बॉर्डर पर चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रही राजनीतिक लड़ाई और तेज हो गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगले को छोड़ने का नोटिस मिला था, जिसके मुताबिक प्रियंका को 1 अगस्त तक इसे खाली करना होगा। लेकिन सरकारी बंगले को खाली कराने के नोटिस पर यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के बंगले के मुद्दे को राजनीति से जोड़ते हुए इसे खुद पर हमला बताया है। आदरणीय इंदिरा गांधी जी की पोती है और निरंतर जिस तरह बेबाक तरीके से बिना डरे जनहित की आवाज उठा रही हैं, सरकार ने अपनी छोटी मानसिकता को उजागर करने का काम किया है। जहां तक उत्तर प्रदेश में रहने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश तो उनका पुराना घर है
और यहीं की बेटी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में उनका घर है। आप एक घर और बंगला खाली करा सकते हैं, देश के लोगों के दिलों से आप उनको खाली नहीं करा सकते। देश की आज वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह विषयों और मुद्दों को उठा रही हैं, निरंतर भाजपा की जो कवायद है, जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार वार है, अब उनके घर तक आकर सीमित हो गया। दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था। इसके बाद गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी कवर वापस लिया गया था। प्रियंका गांधी को इसी प्रोटेक्शन के तहत लोधी एस्टेट में एक सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय प्रोटेक्शन का हवाला देते हुए 1 अगस्त तक बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को 21 फरवरी 1997 में लोधी रोड स्थित बंगला अलॉट किया गया था। तब उनके पास एसपीजी सुरक्षा थी, लेकिन Z+ सुरक्षा में बंगला नहीं मिलता। प्रियंका इस बंगले के लिए 37,000 रुपए प्रति महीने का किराया दे रही थी। वहीं बंगले को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस फैसले को बदले की कार्रवाई बताया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने पर नाराजगी जताई। किसी उचित कदम नहीं है। गांधी परिवार को सुरक्षा कारणों से घर दिया गया था। उनकी सुरक्षा को बहुत खतरा रहता है। उनके इसमें जो है इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, तो उनको हमेशा सुरक्षा का खतरा रहता है। सुरक्षा कारणों से ही उन्हें ये छोटा सा बंगलो मिला हुआ था, उसको खाली करा लेना, जबकि उनकी सुरक्षा जो है वो अभी भी जेड श्रेणी के ऊपर है, उसके बाद ही बंगलो खाली करा लेना उचित नहीं है। एक अनुचित कदम है जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि लोकतंत्र में और राजतंत्र में इन बातों का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की चीज जिसमें किसी की सुरक्षा कोई खतरा हो और वो घर इस तरह से खाली करना, किसी को इस तरह से तंग करना या मतलब उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना कुछ नहीं। जानकारी के माने तो प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि आगे 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी का नया ठिकाना लखनऊ में कॉल हाउस होगा। प्रियंका गांधी ने यूपी के चुनाव से पहले लखनऊ में अपना बेस बनाने का फैसला पहले ही कर लिया था। इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल के घर कॉल हाउस की मरम्मत का काम पहले ही किया जा चुका है। प्रियंका पार्टी की महासचिव होने के साथ यूपी के इंचार्ज भी हैं, लिहाजा उनका ये कदम बेहद सदी हुई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रियंका का यूपी में दौरा कम हो गया है। ऐसे में लखनऊ शिफ्ट होना राजनीतिक नजर से भी बेहद अहम है। हाँ आ रही है। जी हाँ, तो प्रियंका का नया ठिकाना यानी कि प्रियंका का नया आशियाना होगा यहाँ लखनऊ में। उनकी जो मामी है उनका घर होगा, ये उनका प्रियंका का नया आशियाना। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनके साथ बदले की राजनीति की जा रही, काहे की बदले की राजनीति की जा रही? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और कांग्रेस यही कर रही है कि इसीलिए बदले की राजनीति की जा रही कि जिससे कि उनको खत्म किया जा सके, मतलब उनकी राजनीति को खत्म किया जा सके। लेकिन ये भाजपा कह रही है कि भाजपा ये मुगालते में है, हम रुकने वाले नहीं और झुकने वाले नहीं है। कांग्रेस में लखनऊ में उनका आशियाना पहले ही बन रहा था और काफी हद तक उनको मॉडिफिकेशन किया भी जा चुका है। तो अब वो यहाँ रह करके लगातार भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करेंगी। एक अच्छी बात क्या उनके लिए ये हो जाएगी कि अब बार बार भाग के दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन तमाम सारी मुश्किलें, तमाम सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि दिल्ली लंबे समय तक वो रही हैं और अब यहाँ पर से वो कैसे करेंगी ये समझना
आसान काम नहीं होगा, उनके लिए करना आसान काम नहीं होगा। फिर भी अगर पार्टी को जीवित रखना है तो वो यहीं से जीवित रह सकती है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से यहाँ पर गौतम राणे सागर साहब जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, स्वागत है आपका। उमा शंकर पांडे जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और अब से कुछ देर बाद दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश धामा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बागपत से, वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। और सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय दोबारा से जरूर करवाएंगे। और लेकिन इस बीच हम सीधा रुख कर लेते हैं उमा शंकर पांडे जी का। उमा शंकर जी, क्यों लग रहा है, ये तो नियम कायदे कानून के तहत हुआ है, आपको क्यों लग रहा है कि एक बदले की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? प्रदीप जी, देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। नवंबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया प्रवचन प्रवीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली और उसके बाद अब जाकर प्रियंका गांधी जी को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। यानी कि ये साजिश पहले से चल रही थी। एक ऐसा परिवार जिसके घर में दो प्रधानमंत्री इस देश पर शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए, उनकी सुरक्षा थ्रेड के बावजूद एसपीजी की सुरक्षा हटा लेना अपने आप में ही ये दिखाता है कि मोदी जी को और योगी जी को गांधी परिवार से कितनी नफरत है और उनके अंदर प्रतिशोध की कितनी प्रबल भावना है। तमाम सारे प्रधानमंत्री बीच में आए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे, जो गांधी परिवार पर लगातार बना रहने वाला थ्रेट है, उसको तरजीह देते हुए उन्होंने ये काम नहीं किया। बीपी सिंह जी ने जब राजीव गांधी जी की सिक्योरिटी हटाई थी तो उसका जो दुष्परिणाम निकला वो पूरा देश और पूरा विश्व से वाकिफ है। आज मोदी जी फिर वही काम करना चाहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने पहले नवंबर में एसपीजी की सुरक्षा हटाई और अब जाकर मकान खाली करने का नोटिस दिया है, इससे कहीं ना कहीं किसी साजिश की तरफ इशारा होता है। इतना प्रतिशोध, इतनी प्रबल ईर्ष्या और द्वेष। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में गरीबों की, मजदूरों की, शोषितों की, वंचितों की, श्रमिकों की, कामगारों की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगी, आवाज उठाती रहेंगी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक सिपाही उत्तर प्रदेश में गरीबों की आवाज उठाता रहेगा। इसके लिए चाहे वो घर खाली करने का नोटिस दे या कुछ भी कर लें, कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है प्रदीप जी। लेकिन इनका चेहरा प्रदेश और देश के सामने बेनकाब हो रहा है। किस तरीके से एक ऐसे परिवार को, जो देश में, जिसने देश की आजादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 12 साल तक जेलों में रहे, इंदिरा जी की कुर्बानी 14 साल की उम्र में उन्होंने बानर सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, राजीव गांधी जी जो इस देश पर बलिदान और शहीद हो गए, इस ऐसे बलिदानी परिवार के प्रति मोदी जी और योगी जी की जो प्रतिशोध की भावना है, जो साजिश दिख रही है, इसका नतीजा जनता देगी इनको, इसका दुष्परिणाम इनको भोगना पड़ेगा और जनता इनको जवाब। ठीक है उमा शंकर जी, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। गौतम राणे सागर साहब, आपको इसमें, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े करीब से चीजों को देखते हैं, क्या लग रहा है भाई? सीधा सिंपल से फंडा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कब तक हम एसपीजी लोगों को बांटते रहेंगे, एक लिमिट है। और अब उन्होंने तो अपने लिए नहीं किया है, एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए रखी है, यह भी नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री के लिए रखी हो। देखिए प्रदीप जी, ये सच है, ये राजनीतिक द्वंद्व है। न किसी को एक तरफ से क्लीन चिट दी जा सकती है और न किसी के ऊपर एक तरह से दोषारोपण किया जा सकता है जी। ये इधर राजनीति का जो चरित्र है, चरित्र थोड़ा खत्म हुआ है और ऐसा नहीं है अब कुछ ज्यादा हुआ है, पहले भी चरित्र खत्म था। और जहां तक सुरक्षा के साथ रहने की बात है, तो इंदिरा जी की सुरक्षा के साथ हत्या हुई,
बेअंत सिंह की सुरक्षा के साथ हत्या हुई है। राजशेखर रेड्डी जो वहाँ के आप जान रहे हैं आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे, उनका इस तरह से हुआ। ललित नारायण मिश्रा का इसी तरह की घटना हुई। तो बहुत सारी घटनाएं ही, ये जो अभी कहा, एक बात उभर करके आई थी कि कहा जा रहा था जी, ये देश के दिलों में बसने की बात है। एक तो देश के दिलों में बसने की बात है, दूसरी तरफ देश के दिमाग और जेब पे बसने की बात है जी। ये अंतर्द्वंद है जी, और इस अंतर्द्वंद को पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक लड़ाई है। शुरू जब हो गया था, जब स्थितियां शुरू हो गई थी तो शुरू वहीं से हो गया था। और जब इस समय कोरोना के युद्ध में और खास तौर से यहाँ मजदूर अपने घर आने की स्थिति में थे, एक तरफ से ये कहा गया कि 1000 बसें हम आपको दे रहे हैं, आप हमें परमिशन करिए, और दूसरी तरफ से ये कहा गया कि जो बसें हमको दी गई, जो बसों का नंबर दिया गया है वो बस नहीं, ऑटो रिक्शा है जी। और जबकि होना ये चाहिए था कि अगर वो नंबर भी दिए गए थे ऑटो रिक्शा के, तो पब्लिक के सामने उसको डिस्क्लोज करना चाहिए था कि ये देखिए ऑटो रिक्शा के नंबर दिए गए। और दूसरा, पब्लिक को अगर मजदूरों को लाभ देने की बात थी तो कुछ बसों के जो नंबर दिए गए थे उनको यूज कर लेना चाहिए था। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कानून के दायरे में रख करके कोशिश की गई है, लेकिन ये कानून का अनुपालन अगर किया गया होता तो मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को भी जो बंगला दिया गया है उसको भी खाली कराया जाता। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि साफ पाक तौर पे कानून की ही प्रक्रिया शुरू हो रही है और कानून को ही संवर्धन करने की कोशिश हो रही है, सिवाय राजनीति के जी। मतलब ये आपका कहने का तात्पर्य है कि राजनीति हो रही है। उमा शंकर पांडे जी का रुख करेंगे। उमा शंकर पांडे जी, भाई साफ बात ये है कि जब एक नियम बन गया कि अब एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलेगी, इसमें कोई राजनीति तो है नहीं, तो क्यों आप लोग इतना हो हल्ला मचा रहे? असल में मोदी जी लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को मानते ही नहीं। वो चाहते हैं कि वही एकमात्र हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति वाली भावना माननीय प्रधानमंत्री जी की है। और इसीलिए उन्होंने ये काम किया कि मनमोहन सिंह जी की, एचडी देवगौड़ा जी की एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के लिए प्रियंका जी की, राहुल जी की, सोनिया जी की, उन्होंने ये नियम बनाया। ये नियम बना जो पूर्व प्रधानमंत्री और गांधी परिवार को मिलने वाली एसपीजी सुरक्षा थी उसको ना मिले, इसलिए उन्होंने पहले तो कानून बदले। पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया। सवाल ये है, उमा शंकर जी, सवाल ये है, उमा शंकर जी सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि कल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो उनको भी तो एसपीजी नहीं मिलेगी ना। इस तरह तो उन्होंने अपने लिए भी खत्म कर दिया जी। मोदी जी आगे क्या करेंगे ये मोदी जी जानते हैं। वो अपने लिए कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। जैसे उन्होंने आडवाणी जी को करके अपने लिए बना लेंगे कि खाली जो अपने लिए बना लेंगे कि खाली जो इसके पिछले वाला पूर्व वाला प्रधानमंत्री था उसको मिलेगी। बिल्कुल जी। उनको लोकतांत्रिक आस्थाओं में जरा भी भरोसा नहीं है और ना ही उनके दिल में किसी के लिए कोई सम्मान की भावना है। आडवाणी जी के बारे में देखा गया कि उन्हीं के साथ माइक लेकर चलते थे और जब मौका आया तो उन्हीं को किनारे का रास्ता करा दिया। नहीं, ये उनका नेचर है। ये जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सुन लीजिए, इंदिरा गांधी को भी आप एक सवाल सुन लीजिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1984 में। सुन लीजिए सवाल सुनिए, बात उनकी नहीं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1984 में, उनको एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन तब भी वो उनको शहादत देनी पड़ी। राजीव गांधी को भी एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी जी। अभी जो साथी भी बोल रहे थे, एसपीजी उस समय बनी ही नहीं थी। 1984 में जब सुरक्षा वो एक जीप चलती थी, प्रदीप जीप में 4 सुरक्षा गार्ड चलते थे। एसपीजी की सुरक्षा नहीं थी। एसपीजी तब बनी भी नहीं थी। ना इंदिरा जी के समय में एसपीजी बनी थी, ना बेअंत सिंह जी के समय में बनी थी। जब राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एसपीजी का निर्माण हुआ है। हमारे साथ जुड़े रहिए उमा शंकर जी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं,
उनसे भी हम आपका तारुफ करवा देते हैं। उमाशंकर जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सनातन पांडे साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। सनातन पांडे जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये राजनीति क्या है। प्रियंका गांधी वाड्रा का मकान लोधी स्टेट में कह दिया कि खाली कर दीजिए 1 अगस्त से पहले 1 अगस्त तक तो खैर ग्रेस पीरियड है, जुलाई में ही खाली करना है, और वो कह रही है कि हमारे साथ बदले की राजनीति की जा रही है। सनातन पांडे जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? लगता है सनातन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा से उनका रुख करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक गौतम राणे साहब है। गौतम राणे साहब, वो कह रहे हैं कि एसपीजी पहले नहीं थी, एसपीजी नहीं थी, लेकिन जो मैक्सिमम सुरक्षा हुआ करती थी वो मैक्सिमम सुरक्षा तो थी ना उनके पास में। प्रधानमंत्री रहते तो मैक्सिमम सुरक्षा प्रधानमंत्री को ही मिलती है। आप देखिए, वो उनके अपने दृष्टिकोण हैं। अब दृष्टिकोण की बात है, हमने इस बात को कहा नहीं कि उनको एसपीजी मिली थी। हमने ये कहा कि उस समय जो टॉप सिक्योरिटी थी, हाँ, वो सिक्योरिटी उनको मिली हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल। और जो टॉप सिक्योरिटी थी वो राजीव गांधी जी को भी सिक्योरिटी मिली हुई हाँ, थी। और बेअंत सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनको भी सिक्योरिटी मिली हुई थी। ललित नारायण मिश्र के जब एक्सीडेंट हुआ, उनको भी सिक्योरिटी मिली हुई थी। जो संदेहास्पद मौत हुई शास्त्री जी की, उस समय भी सिक्योरिटी मिली हुई थी। इस समय सिक्योरिटी नहीं, ये राजनीतिक द्वंद्व शुरू, राजनीतिक द्वंद्व। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सनातन पांडे साहब। सनातन जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लोधी स्टेट स्थित अपने मकान को खाली करने का आदेश हो गया है, और वो कह रही है हमारे साथ में राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सनातन पांडे जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है सनातन जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। उमाशंकर जी, गौतम राणे साहब, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। तो हम ये कह रहे थे, ये सिक्योरिटी की बात नहीं है, सिक्योरिटी सबके पास है। और यहाँ राजनीति अभी जो शुरुआत हुई है, ये सच है कि प्रियंका जी की जो सक्रियता बढ़ी है, तो उस सक्रियता ने राजनीतिक स्थिति में, राजनीतिक परिवेश में जी कुछ लोगों को चुनौतियां देना शुरू की है जी। और सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से ये कहा गया कि एक परिवार रहा है जिसने बहुत बलिदान दिए हैं, तो चूंकि बलिदान की बात नहीं, बलिदान तो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने दिया है और उन बलिदानों की कद्र नहीं की गई है, वो अलग बात है। तो एक तरह से ये कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें वास्तव में कहीं भी कोई गलत नहीं नजर आता कि वो किसी सदन की सदस्य नहीं है। अगर उनको जो है वो आवास न दिया जाए तो लोकतंत्र की एक तरह से ये कहा जाए कि कानून, नियम और कानूनों की रखवाली की जा रही, संवर्धन किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे राजनीति छुपी हुई है। अच्छा। और वो जो राजनीति छुपी हुई है, उस राजनीति छुपे होने की वजह से दो के दोनों तरफ राजनीति की जा रही है। दोनों तरफ ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। अगर आवास खाली करा दिया गया तो ये शांति से भी खाली करके आ जाना चाहिए था। हाँ। वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं। ठीक है, दोनों इस तरफ मुद्दे को जो है तो वही हो रहा कि एक को दिल में बसने की बात है, दूसरा दिमाग और जेब में बसने की कोशिश कर रहा है। मतलब दोनों राजनीतिकरण हो रहा है इस मुद्दे का। हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं। सनातन पांडे साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो प्रियंका गांधी वाड्रा को लोधी स्टेट स्थित अपने मकान को खाली करने का आदेश मिल गया है। प्रियंका कह रही है कि यह राजनीतिक विद्वेष के तहत किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? हमको
सत्ता चाहे केंद्र में किसी की भी रही हो, आवश्यकता के अनुसार जो है सुरक्षा दी जाती रही है। जी अब एक नया मोड़ दिया गया कि जिसके पास एसपीजी सुरक्षा रहेगी उसी को जो है टाइप 6 बंगले अलॉटमेंट किए जाएंगे। जी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। बहाना बना करके लगता है कि आवाज नहीं भारतीय पहुंच पा रही है। जनता पार्टी के लोग उमाशंकर पांडे जी उमाशंकर पांडे जी जी जी। सनातन जी की आवाज मिल रही है आपको हमारी? आप अपनी बात पूरी कर की सकते हैं। भावना से जो है उस बंगले जी को जो है प्रियंका चलिए चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सनातन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। चलिए जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सनातन जी। हेलो, जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। मैंने ये कहा कि जी भारतीय जनता पार्टी जो है हर बात में राजनीति कर रही है। जी चलिए लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है। चलिए लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है, वो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से रुक करेंगे, लेकिन इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक पर के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। अरे जब नियम कायदे कानून के तहत कह दिया गया कि मकान नहीं मिलेगा तो आपको खाली कर देना चाहिए। तो दोनों की ही राजनीति इस तरह है कि वो लोगों के दिल और दिमाग में बैठना चाहते हैं। क्या है ये राजनीति, इस राजनीति के सिरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सनातन पांडे साहब जुड़े हुए। सनातन पांडे जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही थी, आप बता दीजिए कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं जी।
अगर ऐसा आदेश एक बार उत्तर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए हुआ था, हम लोगों ने बंगला खाली कर दिया था। देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये निश्चित रूप से एक राजनीति हो रही है। अगर हम उस चीज के इंटाइटल नहीं है, उस बंगले की इंटाइटल हम नहीं है, तो हमको बंगला खाली कर देना चाहिए। जी जी सनातन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। चलिए उमाशंकर जी का रुख करेंगे। चलिए उमाशंकर जी का रुख करेंगे। उमाशंकर पांडे जी, सनातन पांडे जी कह रहे हैं कि जब आप उस बंगले के इंटाइटल नहीं है तो जी 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 सनातन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं है, हम उसके लिए मैंने ये कहा कि जब वो बंगले के हम इंटाइटल नहीं है तो हमको बंगला खाली कर देना चाहिए। ठीक है। इसका उदाहरण समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और हम सबके नेता संरक्षक माननीय मुलायम यादव जी ने जब आदेश मिला था तो स्वतः अपना बंगला खाली करने का काम उन्होंने किया था। जी एक आदर्श प्रेषित किया गया था कि हम जिसके इंटाइटल नहीं है वहां नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक कर रहे, ठीक बात, बिल्कुल ठीक कर रहे, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कर रहे। ये आपने अच्छी बात कही। उमाशंकर जी का रुख करेंगे। उमाशंकर जी, आपके पुराने सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक सनातन पांडे कह रहे हैं, आप जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने आदर्श प्रस्तुत किया था, अखिलेश यादव जी ने आदर्श प्रस्तुत किया था, वैसे ही प्रियंका को भी करना चाहिए। जब आप अधिकृत नहीं है तो मकान छोड़ देना चाहिए। देखिए, बात इसमें अधिकृत और गैर वाजिब तरीके से कब्जे की नहीं है। सरकार अगर आदेश देगी तो उसका अनुपालन तो कांग्रेस ने हमेशा से किया है और वो हम करेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बंगले नहीं, हजार बंगले। राजनीतिक विद्वेषता की कहां से बात आ रही है? इसमें बात क्यों नहीं? भाई सरकार के नियम कायदे कानून है। सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत में है, जैसा नियम कानून चाहे वो बना ले। आखिर देश तो इस बात को तो जानता है ना कि सबसे ज्यादा आक्रमण या सबसे ज्यादा अटैक अगर किसी पर हुआ है तो देश में वो गांधी परिवार के ऊपर हुआ है। इंदिरा जी के ऊपर अटैक हुआ, वो बलिदान हुई। राजीव जी पर अटैक हुआ, वो बलिदान हुए। भारतीय, सुन लीजिए प्रदीप जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। इसका मतलब राहुल जी भी जब लखनऊ में पहली बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यक्रम करने आए थे, वहां पर भी टेररिस्ट आए थे। बाद में वो टेररिस्ट जो है पकड़े गए, मारे गए थे टेढ़ी पुलिया के पास। ये सब पूरे देश इन बात को जानता है कि गांधी परिवार पर हमेशा से अटैक का थ्रेट रहा है। और ये पांडे जी, आपकी बात ठीक है, आपकी उमाशंकर पांडे जी आपकी बात ठीक है, लेकिन एसपी जी और गृह मंत्रालय ने जो रिव्यू किया तो उसमें ये कहा गया कि अभी कोई थ्रेट नहीं है इन लोगों को। प्रदीप जी, एक बार मेरी बात पूरी हो जाए। मेरी आवाज आ रही है प्रदीप जी? हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो गांधी परिवार पर सिक्योरिटी थ्रेट है। मोदी जी पर या भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का नाम अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि हो वो बता दे कि उनके ऊपर भी किसी तरीके का कभी कोई अटैक का थ्रेट रहा, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, कोई उनके भाजपा परिवार का कोई बलिदान हुआ, कोई किसी आतंकवादी हमले में मारा गया, कोई आतंकवादी आक्रमण हुआ, एक भी नेता के ऊपर हुआ हो तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हो तो वो बता दें, नहीं तो हमें बाद में बता देंगे कि फला नेता के ऊपर जो है वो अटैक हुआ था। फिर मोदी जी को सिक्योरिटी की तो जरूरत ही नहीं है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जुड़ने वाले थे, लेकिन वो उन्होंने अब बैठने से इनकार कर दिया है। योगेश धामा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, तो बच रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रदीप जी, और इतना प्रतिशोध और इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कांग्रेस और गांधी परिवार को लेकर कि इसकी उन्हें साजिश करनी पड़ी, उन्हें साजिश करनी पड़ी। किस तरीके से पांडे जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जी
ये मेरी बात सुनिए, उमाशंकर जी आ रहे हैं आपके पास। जी जी। जिस तरीके से बीपी सिंह के समय में राजीव गांधी जी की सुरक्षा हटाई गई और दुष्परिणाम आया कि राजीव जी बलिदान हुए, आज वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पहले नवंबर में गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाई गई और अब उनसे बंगला खाली करवाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी की साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी जी का बलिदानियों का ही परिवार है। जवाहरलाल नेहरू जी 12 साल जेल में रहे, पंडित मोतीलाल नेहरू जी 7 साल जेल में रहे, राजीव गांधी जी बलिदान हुए, इंदिरा जी बलिदान हुई। तो हम इनसे का इतिहास पता है, लोगों से हम डर जाएंगे? अंग्रेजों के पिट्ठुओं से थोड़ा ही डर। पुरानी पार्टी 1885 की पार्टी है, पता है मुझे। ठीक है अंग्रेज, ठीक है। कार्यों के साथ गद्दारी करने वाले लोगों से कांग्रेस कब डर जाएगी प्रदीप जी? और एक अंतिम बात, मैं साथी प्रवक्ता को सुन रहा था सपा के नेता का, जो आदर्श अखिलेश यादव जी ने प्रस्तुत किया था, भगवान न करे कोई नेता वो आदर्श प्रस्तुत करे। वो जिस तरीके के दृश्य सामने आए थे आदर्श प्रस्तुत करने में, उसका मैं खुद जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि प्रदेश उनके बंगला खाली करने का आदर्श देख चुका है। जी, करने का आदर्श देख चुका है। ठीक है, ठीक है भाई, हम उन्हीं का रुख कर। सनातन पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी कह रहे हैं कि उनको ऐसे आदर्श की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से आदर्श प्रस्तुत किया। जी प्रदीप जी, उमाशंकर जी अपने जो की परिभाषा को पास में बनाए रखे। जिस भाषा को उन्होंने हमारे नेता के लिए प्रयोग किया है वो भाषा ही बता दिया तो कितने परिपक्व नेता हैं। हमने तो एक भी शब्द नहीं बोला, हमने तो प्रकरण भी नहीं बोला, हमने तो प्रकरण भी नहीं बोला और आपको इतनी तकलीफ हो गई। हमने तो कोई शब्द बोला ही नहीं। हमने तो कहा जो आदर्श पूरे देश ने देखा है हमें वो आदर्श प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। पूरा देश देखा है, पूरा देश देखा है, लेकिन पूरा देश देखा है, इस बात को भी देखा है, इस बात को भी जानता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है जो टोटी चोर की बात आप मन में संज्ञा में रखते। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं। सनातन पांडे जी आप कह रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के चट्टे बट्टे हैं और आप लोग जो पूरे देश को उठा कर रखे हुए हैं। आप लोग कभी देश के संपन्नता की बात नहीं करते हैं, देश खुशहाली के रास्ते पर कैसे जाए इसकी बात नहीं हो रही है। कभी जो काम की बात हो रही है, कभी पाकिस्तान की बात हो रही है, कभी उनसे हम चेक की चर्चा कर रहे हैं। भारत जो कोरोना में कहां जा रहा है इसकी चर्चा नहीं करते हैं आप एक बंगले की चर्चा हो रही है। पूरा देश बंगले के पीछे घूम रहा है। सबसे अधिक जो कोरोना मरीजों की संख्या हो गई इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सबसे अधिक आज के दिन पांडे जी डिबेट हमने नहीं रखी है भाई, हमने डिबेट नहीं रखी है, न डिबेट का टॉपिक हम निर्धारित करते हैं। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। एक बंगले को चर्चा इसलिए की जा रही है कि चाहे मीडिया के लोग हो, अच्छा हम लोग जो डिबेट पर आ जाते हैं, हम अपनी बात को मनवाने का। उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी नहीं, सनातन पांडे जी, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि उसके खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है। बात बंगले की नहीं है, बात है राजनीतिक विद्वेष की, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं इस पे। बिल्कुल सही कर रहे हैं। कांग्रेस भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रही है। हमको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से नहीं लेना है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, जो हमारे नेताओं ने आदर्श प्रस्तुत किया है उस आज जो है ये कांग्रेस के भी नेता इस आदर्श को प्रस्तुत कर दिए होते तो जो पूरे हिंदुस्तान का इतना बड़ा समय आप अरे वो आदर्श हम नहीं प्रस्तुत कर सकते, माफ करिएगा। हाँ, वो हम नहीं कर सकते, वो आदर्श हमें नहीं प्रस्तुत करना है। विकास के लिए होती तब यह चर्चा होती कि हिंदुस्तान की 100 ट्रेन प्राइवेट में कैसे भेज, उस पर चर्चा होती। हमारी रेल पटरियां उस पर जो है आप तेजी चलाई, इस पर चर्चा होती। आप किसानों पर चर्चा करते, बेरोजगारी पर चर्चा करते, न किसानों की चर्चा कर रहे हैं, न बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं, न बेरोजगार की चर्चा कर रहे हैं, न छात्र को भविष्य में पढ़ा उस पर चर्चा। उमाशंकर जी जी, गौतम राणा साहब
सनातन पांडे कह रहे हैं कि देश में इतना महाकाल है, कोरोना पर लड़ाई होनी चाहिए, चाइना के साथ युद्ध हो रहा है वहां पर फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भाजपा और कांग्रेस आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रही है, चाइना से कौन लड़ेगा? देखिए, अगर ये कहा जाए कि देश से लड़ने के बाद देश के खिलाफ जो ताकतें उससे लड़ने की बात है, तो ये बेईमानी होगी। देश के खिलाफ ताकतें क्या कर रही हैं वो सबको मालूम है। रही बात स्थिति, ये पहली बार ये देखा गया है कि आदमी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो 75 साल का है आज भी वो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और जब वहां से रिपोर्ट आएगी तो ये तो आप नहीं मान सकते कि रिपोर्ट बहुत साफ सुथरी आने वाली है। दूसरी बात, हमारे साथी कांग्रेस के कह रहे थे कि ये अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले लोग हैं, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले थे, तो उनको मंत्री किसने बनाया? 1964 में गोलवरकर को अपनी मीटिंग में किसने बुलाया? नेहरू जी ने ही बुलाया ना। तो जब तलवा चाटने वाले थे तो उन्हीं तलवा चाटने वालों को सिर पर बिठाला भी तो आप ही ने ना। और एक जगह नहीं, जब भी जरूरत पड़ी, आज जिनका आप विरोध कर रहे हैं उनको हर जगह आपने ही शरण दिया है। आरएसएस को खत्म किया तो उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ जो करके 90 के दशक में 91 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता तो राम सेवक संघ बना लिया आपने, उसको मान्यता देती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि दो के कभी कभी ऐसा लगता है कि दो के दोनों लोग राजनीति के शीर्ष में बने रहना चाहते हैं। अच्छा, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू आप ये कहना चाह रहे हैं? बने रहना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो मजबूती से पनपे, इसलिए एक दूसरे पे कि अगर मुझसे कोई नाराज हो तो उधर चला जाए, उससे नाराज हो तो इधर चला है, और जब भी देखिए तो दोनों अलग कहीं नजर नहीं आते। जैसे इस समय मुद्दा था तो इस समय मुद्दा ये उठना चाहिए था, पूरी तरह से मुद्दा उठना चाहिए। ये जो कोरोना है, तो जैसे आप बता रहे कोरोना से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो जब 463 आपके मरीज थे तब आपने लॉकडाउन किया, 6 लाख मरीज हो गए तो अनलॉक हो गया। ये क्या है? ये गेम क्या है? बिल्कुल। चलिए उमाशंकर जी उमाशंकर जी, गौतम राणे सागर साहब कह रहे हैं पाला पोसा तो आप ही ने, आप जिसको आज इतना कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे दूसरे मुखर्जी हो, चाहे दूसरे जिनका नाम ले रहे हैं, गोलवरकर साहब हो। अच्छी तरीके से हम लोगों को समझना चाहिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय चुनाव नहीं हुआ था, उस समय 2-2.5 साल के लगे देश का संविधान बनाने में, और उसके बाद फिर गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला चुनाव इस देश में हुआ। ये जो बीच का समय था उसमें सरकार बनी और उस सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समग्रता और सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया, और उसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपने कैबिनेट में रखा। उसमें उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी रखा और उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। एक सामूहिक सरकार, इंक्लूसिव गवर्नमेंट उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तमाम राजनीतिक विरोधों को, विचारधाराओं को दरकिनार करते हुए देश की एकता और अखंडता को ध्यान बनी कब थी भैया? ठीक है उमाशंकर जी, आपके ऊपर आरोप यह भी लग रहा है कि उमाशंकर पांडे जी, ठीक है समझ गया आपकी बात, आपके ऊपर आरोप यह भी लग रहा है कि आप क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करके जो राष्ट्रीय 2 बड़ी पार्टियां हैं उन्हीं के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। आरोप कोई भी लगाए, मैं आरोप लगाने को कभी बुरा नहीं मानता क्योंकि ये लोकतंत्र है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी से कांग्रेस पार्टी कभी विचलित नहीं हुई। चाहे वो हमारा सर्वोदय और अंत्योदय की भावना की बात हो, चाहे वो विश्व बंधुत्व की भावना की बात हो, हम कभी इससे पीछे नहीं हटे। हम पूछ सकते हैं आप भाई गौतम राणे सागर साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं उमाशंकर पांडे जी। उमाशंकर जी, अभी आप कह रहे थे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर डॉक्टर अंबेडकर बनाए गए थे जी, तो ड्राफ्टिंग जो नेहरू जी थे उन्होंने मावलंकर जी को चुना था और मावलंकर जी ब्रिटेन गए थे और इसके बाद उन्होंने जेनिंग से मुलाकात की, जेनिंग से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन
बना दीजिए जी। तो जेनिंग ने हंसते हुए कहा था कि जब दुनिया का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार आपके यहाँ बैठा है तो यहाँ क्यों आए हो? फिर मजबूरी में उस कमेटी को स्वीकार करना पड़ा था। ठीक है, ठीक है, ये श्रेय न लीजिए। ठीक है, कि मैं जवाब देना चाहूंगा, अगर उस समय मजबूरी थी तो मैं राणे जी से पूछना चाहता हूं, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए, उसके बाद हमने उनको कानून मंत्री बनाया, तब हमारी कौन सी मजबूरी थी? जो हमारा सम्मान। ठीक है भाई राणा साहब, हम उधर जाएंगे तो बड़ा लंबा चले जाएंगे। सनातन पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, ठीक है, सनातन पांडे जी के पास चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक बात, बिल्कुल ठीक करें। उनकी योग्यता के आधार पर के साथ था, कहीं कोई दबाव नहीं था, जैसे आजकल मोदी जी के साथ पूरा देश है, कोई दबाव नहीं है। क्या आप भी सनातन पांडे जी, क्या आप भी ये आरोप लगाएंगे कि आपने ये कैसे आरोप लगा दिया कि दोनों पार्टी नूरा कुश्ती कर रही है और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है? क्या बेसिस है आपके पास में, क्या आधार है इसके? इसमें जो देश जो है कोरोना से प्रभावित, मैंने कहा देश जो है जहाँ 3 बॉर्डर पर हमारी सेना के जवान मारे गए, हमारे यहाँ गरीबी जो है चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, रोज बेरोजगार होते जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारे जो संपन्नता का साधन था, हमारी रेलवे बेची जा रही है, हमारे एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, ये सब बातें सही है, लेकिन सपा और बसपा दिखाई नहीं देंगे, ट्विटर पर दिखाई देंगे और बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम करेंगे, दिखाई नहीं देंगे। सड़क पर कांग्रेस लड़ रही है, जेल कांग्रेस जा रही है, लाठियां कांग्रेस खा रही है, सपा कहाँ है? अखिलेश यादव जी कहाँ है? ट्विटर पर हैं, बस ट्विटर पर हैं अखिलेश जी। अखिलेश यादव पूरे हिंदुस्तान में विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे और अरे नाम आप कुछ रख लीजिए, विकास पुरुष रख लीजिए, आंधी पुरुष रख लीजिए, क्या फर्क पड़ जाता है? कहाँ है अखिलेश यादव जी? मायावती जी और अखिलेश यादव जी सड़क पे दिखाई नहीं दे रहे हैं और आप उनको विकास पुरुष बनाए या उनको अग्रदूत देवदूत बनाइए, क्या फर्क पड़ता है? सड़क पे कहाँ है अखिलेश जी? अखिलेश जी कहीं संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं? इतने श्रमिक प्रवासियों के ऊपर संकट आए, अखिलेश यादव जी कहाँ निकले बाहर? और कांग्रेस तो लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। अजय कुमार लल्लू जी जेल गए, अजय कुमार लल्लू जी 29 दिन जेल रह के आए, सड़क पे लाठियां खाई, अभी कल हजरतगंज कोतवाली में लाठियां खाई। कहाँ है अखिलेश यादव जी? कहाँ है अखिलेश यादव जी? कहाँ पे है मायावती जी? जनता सब देख रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, ना सड़क पे दिख रहे हैं, ना सदन में लड़ रहे हैं, केवल आप लोग ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और आप आज बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। सवाल को छोड़ देते, बगले के सवाल को छोड़ देते। कल ही अभी शाम की खबर थी, आपने पढ़ा होगा, 109 ट्रेनों को प्राइवेट को देने जा रहे हैं, उस पर आप बहस करते। हम लगातार बहस कर रहे हैं, प्रियंका जी लगातार प्रश्न उठा रही हैं, लगातार सड़क पे हम लड़ रहे हैं, इसीलिए तो योगी और मोदी जी प्रियंका जी के पीछे पड़े हैं, अखिलेश यादव के पीछे नहीं पड़े हैं, क्योंकि वो पर्दे के पीछे आप सब एक ही हो, पर्दे के पीछे आप सब एक ही हो। 2022 में समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वो देखा गया है, योगी जी की शपथ पर मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी मंच पर थे, ये सबने देखा है। आप क्या बताएंगे? आपको 403 कैंडिडेट मिलने वाले नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप बिल्कुल अपनी चिंता करिए, हमारी मत करिए। आप अपनी चिंता करिए, हमारी मत करिए। हमें कैंडिडेट भी मिलेंगे, लड़ेंगे भी और हम जीत के सरकार भी बनाएंगे 22 में। आप अपनी चिंता करिए, ट्विटर पर रहिए और सभी को सिखा दीजिए ट्विटर ट्विटर सिखा दीजिए सबको। बस आपके पास कुछ बचा नहीं है। आपने राहुल को आजमाने के बाद प्रियंका को आजमा रहे हैं, उसके बाद आपका पंच कोई भी आदमी बचा नहीं है। शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी की चिंता करिए, हमारी चिंता मत करिए।
हमारी चिंता मत करिए। हम तो 1885 से ऐसे ही चल रहे हैं। 1885 से हम ऐसे ही चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी को कहिए ट्विटर से बाहर निकले और भाजपा की मदद करना बंद करे। जनता के मुद्दों पर लड़े, सड़क पे लड़े, ट्विटर पर ना लड़े और भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम करना बंद करें। आप जो है हमेशा उनको अप्रत्यक्ष रूप से जो भाजपा को मदद करने का आपने काम किया है। मैं बलिया का उम्मीदवार था, अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बलिया। वैसे अखिलेश जी हैं कहा? आपको बलिया में सनातन पांडे जी, अखिलेश जी हैं कहा? भाई आप दोनों को रुकना पड़ेगा। आप दोनों, उमाशंकर, दोनों पांडे जी को रोकना पड़ेगा। उमाशंकर पांडे जी आप भी रुकिए और सनातन पांडे जी आप भी रुकिए। गौतम राणे सागर साहब इसका निर्णय करेंगे जी। ठीक है। बलिया से छोड़ के भाग गए आपको, तो बलिया से आपकी पार्टी को छोड़ के भाग गए, उनकी चिंता करिए कि क्यों आपकी पार्टी लोग छोड़ रहे हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। चिंता करिए, चिंता अपनी करिए। हम तो पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 शंकर पांडे जी 2022 में हम सरकार बनाएंगे। आप अपनी चिंता करिए। आपके लोग उमाशंकर पांडे जी, आपके तमाम नेता सपा छोड़कर। सनातन पांडे जी आपको भी रुकना पड़ेगा भाई, लगातार एक दूसरे से बहस नहीं होगी। ठीक है, 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। सनातन पांडे जी आप थोड़ा ध्यान रखिए, मैं दोबारा से आपके पास में आएंगे। हमारे साथ में गौतम राणे सागर साहब भी हैं। गौतम राणे सागर साहब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए जी, हम प्रदीप जी यही बात कर रहे थे। अभी बात उभर करके आई कि 2022 में हम प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। ये जो देश से मजदूर विस्थापित होकर के आए, उनकी नौकरी चली गई, उनका धंधा चला गया, सब कुछ चौपट हो गया, उनको फिर किस तरह से प्रतिस्थापित किया जाए, पदस्थापित किया जाए, रोजगार दिया जाए, इसकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ ये है कि 2022 में कौन सत्ता में आए, कौन सत्ता में नहीं आए। और ऐसा नहीं कि इसीलिए हमने कहा कि ये मुद्दा इसको बनाया गया, ये मुद्दा था नहीं। आवास खाली करना कोई मुद्दा था नहीं, इसको बनाया गया ताकि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि बीजेपी हमारे खिलाफ बहुत ही अत्याचार कर रही है। हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, हमें इस समय आपके सहानुभूति की जरूरत है। अच्छा। आपके सहयोग की जरूरत है। अब बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग जो है सेकुलर के नाम पे लड़ते रहते हैं। यही लोग जो है जिसके खिलाफ हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको ये आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों को एक तरह से पोलराइज करने की अपनी अपनी प्रक्रिया चल रही है। ये सच है, इसीलिए हमने कहा सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। दोनों तरफ सहानुभूति की बटोरने की कोशिश की जा रही। और जो ये कहा गया कि बकायदा रिपोर्ट आई थी, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि जब 70 साल में आपने कहा कि राजनीति से भी व्यक्ति पूरी तरह से रिटायर हो जाएगा, तो 75 साल का व्यक्ति एनएसए कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक। और 75 साल का एनएसए होगा तो क्या रिपोर्ट करेगा? जो इंडिया फाउंडेशन, उसके बेटे उनके साहबजादे पाकिस्तान से वो कर रहे, व्यवसाय कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। उमाशंकर पांडे जी आपका फाइनल कमेंट, क्या कांग्रेस सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, सहानुभूति की राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी सिर्फ जनसेवा की राजनीति करती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश नहीं। उमाशंकर जी आपसे जी, उत्तर प्रदेश की जनता जो इस समय कोरोना से लेके, आर्थिक संकट से लेके, बेरोजगारी तक जूझ रही है, रोजी रोटी के लिए जूझ रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी लगातार उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से जन सेवा से के लिए अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को 29 दिन तक जेल में डाल दिया गया। अभी हमारे अल्पसंख्यक के चेयरमैन शहनवाज आलम को जेल में डाल दिया गया। हमारे तमाम जिला और शहर अध्यक्षों पर तमाम तरीके के FIR दर्ज करके उनको लोगों तक मदद पहुंचाने से रोका जा रहा है और रोकने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को भी रोकने के लिए पहले SPG की सुरक्षा वापस ली गई और अब उनसे बंगला खाली कराने का नोटिस भी जारी किया गया है। हम ठीक है नहीं खेल रहे हैं, हम जन सेवा का महाव्रत लेकर चल रहे हैं
और इस व्रत से कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली है। आप जनसेवा का महाव्रत लेके चल रहे हैं। सनातन पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट। कांग्रेस का कहना है कि वो ठीक है पांडे जी, सनातन पांडे जी आपका फाइनल कमेंट। वो कह रहे हैं कि हम सबके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मूल्यों आदर्शों की राजनीति करती है। हमने हमेशा जो है मूल्यों आदर्शों की राजनीति किया है। उत्तर प्रदेश में हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है जी। ये अपने गलतफहमी में न रहे। समाजवादी पार्टी चाहे किसान का सवाल हो, आप तो अब किसी लड़ाई में नहीं रहे। डीजल और आप पेट्रोल का सवाल हो, तो अब किसी लड़ाई में ही नहीं रहे। सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, सनातन जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे रेलवे के निजीकरण का सवाल हो, चाहे हवाई पट्टियों को बेचने का सवाल हो, सारे सवाल पर समाजवादी पार्टी हर जिले पर लड़ रही है, हर गांव में लड़ रही है। तो स्साबित करने में हम लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस देश को संभाल पा रही है और नव योगी की सरकार प्रदेश को संभाल पा रही है। तमाम जो है इन स्थितियों में जो है कोई लड़ने वाला है और कोई देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए बात करता है या कोई जो प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की सोच रखता है, उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है। ट्विटर से नीचे आइए। बहुत शुक्रिया आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में राजनीति अपने चरम सीमा पर है। एक और जहां देश कोरोना से लड़ रहा है, जूझ रहा है, दूसरी ओर चाइना से जूझ रहा है, तीसरी ओर नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है और तमाम और सारी समस्याओं से देश जूझ रहा है। लेकिन यहाँ राजनीति भी अपने चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो कांग्रेस से लड़ रही है, चाइना से कम लड़ रही है, तो कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को देश में उलझाने की कोशिश कर रही है। तो वही बाकी पार्टियों पर भी राजनीति करने का आरोप लग रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राजनीति कर कौन रहा है और राजनीति क्यों हो रही है। ऐसे समय में जब देश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, तब ऐसी राजनीति क्यों। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।